क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। मत देख राही की मंजिल कहां है, मत देख राही की मंजिल कहां है, तू बस राह पकड़ चलता चल, तू बस राह पकड़ चलता चल, क्योंकि मंजिल देखने से नहीं चलने से मिलेगी। कमांडोज, वेलकम टू द बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, मतलब हम आज से शुरू करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो अभी तक हम कई सारे सिस्टम कवर कर चुके हैं। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, और साथ में पैरेलली हमने जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट भी कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज से हम जो है वो आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। ठीक है, चलिए तो आज लेक्चर नंबर 1, इसमें मोस्टली हम बात करेंगे ओरिएंटेशन के ऊपर बात करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि हम अक्सर ये एक चिंता में पड़े रहते हैं कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम में क्या एम्स अलग होगा, नीट अलग होगा, एक साथ होगा, बहुत सारे इश्यू हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि मंजिल तो एक जगह पर है बेटा, के बस हमको लगातार चलते रहना है, और हमको बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आएंगे, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो अनर्गल होंगी, इनका कोई मतलब नहीं होगा। तो उन बातों पर अपना दिमाग फोकस ना करें, जो जहां जरूरी होगा मैं आपको बतलाऊंगा या ऑथेंटिक रिसोर्सेज से आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अभी जितनी चीजें हैं ना वो आपको डेविएट करने के लिए होती, इसलिए अपने पथ से डेविएट मत होइए और लगातार कोशिश करते रहिए। ठीक है, चलिए तो पूरे जोश और खरोश के साथ में हम जो है वो अगले चैप्टर पे आते हैं, है ना। और वही मैंने आपसे शुरू से कहा है आपसे कि कोई भी चैप्टर बोर नहीं होता है जब तक हम अपना पूरा का पूरा जो है वो पूरा अटेंशन देके पढ़ेंगे। तो मैं कहता हूं आपको ये चैप्टर भी पहले के चैप्टर के समान ही आसान लगेगा, है ना बेटा। ठीक है, और यदि आपको चैप्टर आसान नहीं लग रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि व्हाई वी नीड एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या चीज। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भी तो जो है एनस है और वो भी तो वेस्टस को बाहर निकालता है। पर एक बात हम समझ नहीं पाते हैं, हम जनरली कई बार क्या होता है, एक बड़ा बता रहा हूं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो समझने में दिक्कत होती है उन्हें। उन्हें लगता है कि भाई वेस्टस तो वहां से बाहर निकल रहे हैं, फीसेस जो है मल है वो भी तो वेस्टेज है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि जो फीसेस है कि जो मल है वो क्या है बेटा, वो अनडाइजेस्टेड फूड है। वो क्या है, वो अपचा, यानी जो भोजन को जो है पचाने के बाद, डाइजेशन के प्रोसेस के बाद में क्या हुआ कि फूड को जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया गया, और जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया गया वो तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में पहुंच चुका है, और जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है, जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल रह गया है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गया है, उसको तो बाहर एक्सपेल करना पड़ेगा ना। तो वो काम करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, थ्रू दी रेक्टम एंड एनस, वो वाला काम होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पर हम एक बात क्लियर कर लेते हैं कि यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, या हम बोलते हैं फीसेस को रिमूव करने से कोई संबंध नहीं है। अभी संबंध है एक्सक्रीटरी सिस्टम का किस बात से, अभी जो उत्सर्जन तंत्र है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका संबंध है आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म से। किससे संबंध है, मेटाबॉलिज्म से। कैसे, हमारी बॉडी में कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल्स के अंदर चल रही होती है, और उसके दौरान कई सारे मेटाबॉलिक वेस्टेज बनते हैं। कुछ मेटाबॉलिक वेस्टेज ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं कि जिनको हम जो है वो लीवर के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि वाइल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, वाइल पिगमेंट्स जो कि हीमोग्लोबिन के टूटने पर बनते हैं, उन वाइल पिगमेंट्स को वहां से हम बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, ये भी देखा है हमने के। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम किडनी की भी हेल्प लेते हैं। कुछ मामले में जो है हमारी स्किन जो है वो भी हमारी हेल्प करती है के। तो अभी हम जिस चीज को हम समझेंगे वो है सबसे टॉक्सिक प्रोडक्ट। क्या है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान सबसे टॉक्सिक कोई उत्पाद यदि बनता है तो वो है अमोनिया।
क्या है वो? अमोनिया के। और जो प्रोटीन होते हैं, जो एमिनो एसिड होते हैं, जब एमिनो एसिड को यूज किया जाता है प्रोटीन बनाने के अलावा, एमिनो एसिड के मल्टीपल यूज होते हैं, तो कई बार उसका एमिनो ग्रुप को निकालकर बाहर कर दिया जाता है, और जो एमिनो ग्रुप होता है ना, वही अमोनिया का निर्माण करता है। और अमोनिया इज ए वेरी वेरी टॉक्सिक गैस, वो जहरीली टॉक्सिक गैस होती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस अमोनिया को जो है वो यूरिया में कन्वर्ट करती है ताकि कम टॉक्सिक मटेरियल हो। मछलियों में क्या होता है, अमोनिया को सीधा रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने के लिए यू नीड मोर वाटर, आपको अधिक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया को बाहर एक्सक्रीट करने के लिए। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स के पास वो उतना वाटर लेते नहीं, उनका उतना वाटर इंटेक नहीं होता है, तो वहां पर यूरिक एसिड के फॉर्म में हम जो है वो उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन को पचाने से, डाइजेस्टिंग प्रोटीन मैक्स पॉइजन, के प्रोटीन को पचाने पर वास्तव में जहर बनता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका मतलब तो प्रोटीन सेहत के लिए खराब है। नहीं बेटा, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि प्रोटीन जहर है। के एक्चुअली क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, पचाने के बाद जो प्रोटीन बॉडी में इस्तेमाल होता है, तो कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में उसको यूज किया जाता है, और उन मेटाबॉलिक प्रोसेस में एमिनो एसिड को तोड़ा जाता है, तो उससे अमोनिया जो निकलती है दैट इज द टॉक्सिक। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होते हैं बेसिकली अमोनिया के, दैट इज द पॉइजन के। देखिए हमने क्या किया, हमारे सामने स्क्रीन पर एक दिखाई पड़ रहा है ये एमिनो एसिड के, ये एमिनो एसिड के आप पहचान सकते हैं आपकी, दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड के, यू नो द नेम। क्या तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक इसमें अमोनिया एमिनो ग्रुप है, इसके पास में एक कार्बन है, और यहां पर आप देख रहे हैं दोनों जगह पर हाइड्रोजन है, और ये है सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, वेरी गुड, ग्लाइसिन के। तो क्या हुआ बेटा, हम इसको यदि हमें तोड़ना है, इसको हमें मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल करना है, तो उसका एमिनो समूह बाहर निकाला हमने, बाकी कंपोनेंट CO2 और H2 के रूप में बाहर निकल गए, और अमोनिया जो है वो एमिनो ग्रुप बाहर निकला, और यही एमिनो ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ेगा और क्या करेगा, अमोनिया का निर्माण करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वी नीड ए सिस्टम कि जो अमोनिया है, जो टॉक्सिक केमिकल है, उसको हमें किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे सिस्टम से बाहर निकालना पड़ेगा। और बेसिकली हम बोलेंगे कि इतनी बड़ी मेटाबॉलिक प्रक्रिया में एक प्रकार से कई सारे ऐसे केमिकल बनते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, उनको निकालने की एक प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं यहां पे द किडनीज ऑफ द एनिमल, तो एनिमल्स में जो किडनीज इवॉल्व हुई के। अब वाई किडनीज आर इवॉल्व, तो किडनी का काम ये होता है कि पूरे ब्लड को वो फिल्टर करती है, किडनी का काम होता है कि वो ब्लड को फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के दौरान उसमें जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, प्राइमरी काम तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं उनको वो बाहर निकालती है। ठीक है, जैसे अमोनिया की बात करें हम, के यूरिया की बात करें हम, यूरिक एसिड की बात करें, उसको बाहर निकालती है। के इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करती है, जो सॉल्ट का बैलेंस उससे बनाए रखने में भी किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या बोला हमने कहा, द किडनीज ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व टू फंक्शन इन बोथ एक्सक्रीशन एंड द रिमूवल और कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, तो जो हमारी जो एनिमल्स की जो किडनी होती है, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, वो हमारे वाटर के कंजर्वेशन में, यानी कि वाटर को रिक्लेम करती है, वाटर को वापस से रीअब्जॉर्ब करती है यूरिन में से, वो भी काम करती है के, और ब्लड से जो है वो सॉल्ट को का लेवल ही बनाए रखती है, मेंटेनिंग ऑप्टिमल लेवल ऑफ दीस सब्सटेंसेस विद इन द बॉडीज ऑफ एनिमल दैट लिव इन डिफरेंट एनवायरमेंट के। तो कुल मिलाकर किडनी जो है वो हर एनिमल का उसके अपने बॉडी के सामंजस्य को बनाए रखने में, कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने में रोल प्ले करती है। तो किडनी का काम क्या है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करके उससे टॉक्सिक केमिकल को बाहर निकालती है। जो एक्स्ट्रा वाटर है उस वाटर को यूरिन से बाहर निकालेगी, यदि वाटर कम है तो यूरिन से वाटर को रिक्लेम करेगी, सॉल्ट को जो ब्लड में अधिक हो चुके हैं उनको यूरिन से बाहर निकालेगी, जो सॉल्ट ब्लड में कम है उनको यूरिन से रिक्लेम भी करेगी, वो वापस भी लेगी उठ के। तो कुल मिला के किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व है, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है। और किसका एक्सक्रीशन कर रही है, वो किसका उत्सर्जन कर रही है बेटा, वो उत्सर्जन कर रही है किसका, नाइट्रोजनस वेस्टेज का। मेनली क्या होते हैं उसमें, नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि यदि आप देखें यहां पर, तो हमारे पास में यदि हम कार्बोहाइड्रेट को जब हम यूज करते हैं कि व्हेन वी यूज कार्बोहाइड्रेट, जब हम कार्बोहाइड्रेट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो CO2 H2 के फॉर्म में कन्वर्ट होकर एनर्जी देकर खत्म हो जाता है उठ के। आप यदि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस होगा, देन क्रेब्स साइकिल होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करेगा, फाइनली CO2 H2 आर द एंड प्रोडक्ट विद द एनर्जी। ठीक है, जब आप फैट का यूज करेंगे तब भी यही बात है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं
ये जो है वो CO2 और H2O को रिलीज करते हैं और एनर्जी देते हैं, ठीक है। और इसीलिए जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको कहा जाता है लो प्रोटीन, उनको जो है वो प्रोटीन में डाइटरी प्रोटीन का रेगुलेशन किया जाता है उनकी बॉडी में, ठीक है ना, क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं ये CO2 H2O को जो है रिलीज करते हैं। और फिर हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के पास में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के पास भी नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आर दी सोर्स फॉर दी नाइट्रोजन के, तो ये अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। दीज बोथ आर दी प्रोड्यूस दी टॉक्सिक अमोनिया को ये प्रोड्यूस करते हैं के। और याद रखिएगा कि अमोनिया इज द प्राइमरी प्रोडक्ट के, यानी प्रोटीन का हम बोलते हैं डीएमिनेशन होता है। हम बोलते हैं ना लिवर के अंदर प्रोटीन का डीएमिनेशन होता है, मतलब एमिनो एसिड से अमोनिया को बाहर निकाल जाता है के। और अमोनिया एक टॉक्सिक गैस है। और याद रखना, सिंपल सा फंडा दिमाग में डाल लो, बुर तो नहीं हो ना, सिंपल सा फंडा दिमाग में डाल लो कि अमोनिया टॉक्सिक है और वाटर में सॉल्युबल है, और उसको बाहर निकालने के लिए यू नीड मोर एंड मोर वाटर। जितना अधिक वाटर पास मीडियम में होगा उतना आप अमोनिया को रिलीज कर देंगे और बॉडी पर टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पानी में, जो एनिमल पानी में रहते हैं, जो एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, ऐसे एनिमल जो एक्वाटिक हैबिटेट में होते रहते हैं, वो अमोनिया के फॉर्म में सीधा सीधा अमोनिया वो रिलीज करते हैं। मछलियां जो होती हैं वो किडनी के बजाय वो अपने गिल्स के थ्रू भी अमोनिया को रिलीज कर देती है, गैसेस फॉर्म में अमोनिया, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि जो हम यदि एक्सक्रीटरी वेस्टेज की बात करें, हम यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पे हम कि क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के, तो हमने कहा अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो है वो एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट हुए, मोस्टली फिशेस हुए, वो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। तो अमोनोटेलिक एनिमल की खास बात क्या है बेटा, कि इनका जो मुख्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, इनका जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद होता है, जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वो होता है अमोनिया, 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 ठीक है। और अमोनिया को बाहर निकालने के लिए यू नीड मोर एंड मोर वाटर। तो इसका मतलब ये एनिमल कहां रहेंगे, एक्वाटिक होंगे, पानी के अंदर मिलेंगे आपको एनिमल, ठीक है। फिर तो यदि हम टॉक्सिसिटी की बात करें, हम जहरीलेपन की बात करें कि कौन कितना अधिक पॉइजनस है, तो वी फाउंड दैट कि सबसे अधिक पॉइजनस है अमोनिया, ठीक है। उससे कम पॉइजनस है यूरिया और सबसे कम पॉइजनस है यूरिक एसिड, ठीक है। और यदि आप बात करें किस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए कितना वाटर चाहिए, तो सबसे अधिक वाटर चाहिए अमोनिया को बाहर निकालने के लिए, उससे कम वाटर चाहिए यूरिया को बाहर निकालने के लिए, और सबसे कम वाटर चाहिए यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए। क्लियर। तो ये फंडा दिमाग में रहना चाहिए हमको के। फिर हम बात करते हैं कई एनिमल क्या करते हैं, वो उतना अधिक उनके आसपास वाटर नहीं होता है, एंड दे हैव वाटर बट मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर के, वो पानी के अंदर नहीं रहते, एंड कंटिन्यूअस वाटर उनकी बॉडी में जो है वो लगातार फ्लो नहीं होता है, तो उनको जो है कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकालने के लिए किडनी रोल प्ले करती है। और याद रखिए कि ये जो यूरिया में जो परिवर्तन है ना, वो भी लिवर के अंदर होता है। कहां होता है, लिवर के अंदर ही होता है, एंड अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन जो है। तो हमने क्या कहा कि जो थोड़े से ऐसे एनिमल हैं जो लैंड पर, जमीन पर रहते हैं और जिनको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में वाटर रहते हैं, लेकिन पानी के अंदर ये नहीं रहते हैं। दीज एनिमल्स नॉट प्रेजेंट इनसाइड द वाटर के, प्रेजेंट ऑन द लैंड, तो ये यूरिया को रिलीज करते हैं, दे रिलीज यूरिया के। और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। और इसमें मैमल्स हुए, एम्फीबियंस हुए, और कई सारी जो है वो कार्टिलेज फिश इसके अंदर शामिल होते हैं। और याद रखिए फिशेज में दोनों तरह के एडॉप्टेशन हमको देखने मिलते हैं बेटा के। तो यूरिया जो होता है ये बेसिकली क्या है, ये जो है वो कंपैरेटिव टू अमोनिया इट इज लेस टॉक्सिक बट एंड नीड लेस कंपैरेटिवली लेस वाटर टू रिलीज के टू एक्सक्रीट दी यूरिया के। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि देयर इज प्रोडक्ट, कैसे हम कहते हैं यूरिक एसिड कहते हैं इनके। ये यूरिक एसिड की हम बात करें तो यूरिक एसिड जो है इन सब में सबसे, यूरिक एसिड जो होता है वो इन सब में सबसे कम टॉक्सिक होता है, इट इज दी लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है, सबसे कम टॉक्सिक होता है। और इस ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं उनको हम यूरिकोटैलिक एनिमल कहते हैं। बर्ड्स हुए, रेप्टाइल्स हुए, इंसेक्ट हुए, ये पानी आपको ये कम वाटर इंटेक करते हुए दिखेंगे ऐसे एनिमल, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आई हमको कि अमोनिया सबसे अधिक टॉक्सिक है, उससे कम टॉक्सिक यूरिया है, उससे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड है। और अमोनिया को बाहर निकालने के लिए यू नीड मोर वाटर,
ठीक है, यूरिया को बाहर निकालने के लिए यू नीड कंपैरेटिवली लेस वाटर, और यूरिक एसिड के लिए आपको एकदम कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ, हमने कहा कि मेनी इनवर्टिब्रेट्स एक्वाटिक स्पीसीज जो है वो अमोनिया को रिलीज करती है, मैमल्स हुए जो है वो मेनी एडल्ट एम्फीबियंस हुए, और सम मैराइन स्पीसीज जो होते हैं वो यूरिया को भी रिलीज करते हैं, इंसेक्ट्स हुए, लैंड स्नेल्स हुए, बर्ड्स हुए, कई रेप्टाइल्स हुए वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए इस बात को कि देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज, कि एक अमोनोटेलिक हो गए, एक यूरियोटेलिक हो गए, और एक यूरिकोटेलिक हो गए। क्या हो गया बेटा? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। आ रही बात समझ में? अभी एनसीईआरटी में इंटर नहीं किया, अभी हम बाहर बाहर कहानी सुन रहे हैं अभी हम, क्योंकि हमको मालूम है कि मैंने कहा ना कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी यदि मुझसे पढ़ रहे हैं तो बेटा कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, है ना, और हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको जो है आगे जाके मेडिकल में यही सब तो हमको पढ़ना होता है बेटा, यही सब कुछ के। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि मनुष्य में, ह्यूमंस में क्या होता है, किडनीज होती है, और किडनीज जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो यूरिया को एक्सक्रीट करने में रोल प्ले करती हैं, इनके वो यूरिन के फॉर्म में यूरिया को प्रोसेस करती है, यूरिन का, एंड किडनीज आर इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशन, और उस यूरिन को वो रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो किडनी जो होती है वो यूरिन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखती है, किडनी डिसाइड करती है कि यूरिन के अंदर कंपोजिशन क्या होगा, किडनी डिसाइड करती है कि यूरिन के अंदर कितना सॉल्ट बाहर आएगा, किडनी डिसाइड करती है कि यूरिन के अंदर किस केमिकल को हमें एक्सक्रीट करना है, कितना यूरिया एक्सक्रीट करना है, कितना यूरिया जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए यूरिन के किडनी के अंदर रिटर्न करना है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन आप देखेंगे, हम आगे काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि किडनी कितने स्मार्ट तरीके से काम करती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में ऐसा कोई फिल्टर नहीं बना है, पूरे की पूरे साइंटिफिक सोसाइटी में हम बात कर रहे हैं, पूरे वैज्ञानिक समाज से पूछ लें कि तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो किडनी से बेहतर फिल्टर आज तक कोई नहीं बना है, ठीक है। जो नेचर ने दिया है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्टर, ठीक है। ठीक, आप एनिमल्स की बात करें बेटा, तो एक होते हैं, देखो अब एनिमल्स की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने आपसे कहा एक एनिमल वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं, एनिमल्स हुज इंटरनल ऑस्मोलिटी चेंजेस इन रिलेशन टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं, इन्हें बाहर के वातावरण में कोई परिवर्तन होगा तो इनकी बॉडी में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जैसे हमने क्या किया, हमने एक फ्रेश वाटर की फिश को लिया, हमने एक फ्रेश वाटर फिश को लिया, समुद्र में डाल दिया, तो उस फ्रेश वाटर फिश से की बॉडी से वाटर बाहर निकलेगा समुद्र के अंदर और वो मर जाएगी। हमने एक मैराइन फिश को लिया, समुद्र की मछली को लिया और फ्रेश वाटर में डाल दिया हमने, तो वो मछली की बॉडी में पानी अंदर जाएगा और वो फूल जाएगी और मर जाएगी उठ के। मतलब ये कि देयर आर एनिमल्स दैट कैन नॉट टॉलरेट द ऑस्मोटिक चेंजेस, कि यदि उसके मीडियम में परासरणी दाब में परिवर्तन आया, वो कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम में परिवर्तन आया, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते, उन्हें हम ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। तो इनके अंदर एनिमल्स हुज इंटरनल ऑस्मोलिटी चेंजेस इन रिलेशन टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के ऐसे एनिमल जिनके अंदर का जो ऑस्मोलिटी है, जो परासरणी क्षमता है, वो बाहर के वातावरण से प्रभावित होती है, उनको हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। जिपमर में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है, और नीट के लिए वेरी वेरी आईएमपी टर्म, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा इसके, क्लियर। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर का परासरणी क्षमता है, इंटरनल ऑस्मोलिटी है, वो बाहरी वातावरण से अफेक्ट होती है, उनको ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं हम। और याद रखना बेटा, इसका मतलब यह है कि यदि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन काफी अधिक होगा या काफी कम होगा तो दोनों कंडीशन में ये मर जाएंगे। यानी बाहर का कॉन्सेंट्रेशन यदि अधिक होगा तो इनकी बॉडी से वाटर बाहर निकल जाएगा तो मर जाएंगे, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होगा तो इनकी बॉडी में वाटर आ जाएगा और फूल कर मर जाएंगे, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, कि हमें मालूम है ना, आप देखो ऐसा मत बोलना, ऑस्मोसिस तो मैंने बताया है कि जब बचपन में, बचपन की बात ही कर रहा, बात करा जब इनिशियल टॉपिक पढ़ रहे थे हम कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो हमने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच द वाटर मॉलिक्यूल आर द ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन डिफ्यूज एंड द मूवमेंट ऑफ दैट वाटर मॉलिक्यूल इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, यही तो ऑस्मोसिस है
है ना। तो यदि आपने ऑस्मो कन्फर्मर को हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन मीडियम में रखा तो इनकी बॉडी से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो मर जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और यदि आपने इनको जो है आपने इनको कहां रखा, इनको आपने लो कॉन्सेंट्रेशन वाले मीडियम में रखा, तो वाटर इनकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा, तो ये फूल कर मर जाएंगे, सेल्स फूल जाएंगे, वाटर रिटेंशन हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है ना, क्लियर के। दूसरे एनिमल वो होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। से हम ह्यूमन बींग्स की बात करें के, तो ऑस्मो रेगुलेटर क्या होते हैं? एनिमल्स हु कैन मेंटेन देयर इंटरनल ऑस्मोलिटी एट ए पर्टिकुलर लेवल रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। ये वो एनिमल होते हैं जिनके ऊपर बाहरी वातावरण की परासरणिक परिवर्तन का उतना गहरा असर नहीं होता है, ये अपनी बॉडी के ऑस्मोलिटिक प्रेशर को, ऑस्मोलिटिक क्षमताओं को बनाए रखते हैं के। मतलब ये है कि दे हैव ए सिस्टम टू रेगुलेट द ऑस्मोटिलिटी इनसाइड द बॉडी के। बॉडी के अंदर परासरणिक क्षमताओं को बनाए रखने की इनके पास में क्षमता होती है के। तो एनिमल्स हु कैन मेंटेन देयर इंटरनल ऑस्मोलिटी एट ए पर्टिकुलर लेवल रिगार्डलेस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, तो उन्हें हम ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। कुछ मछलियां होती हैं, फिश, ह्यूमंस होते हैं, एंड लॉट ऑफ द अदर एनिमल के जो अपनी क्षमताओं को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम एनसीईआरटी क्या लिखता है, हम एनसीईआरटी पर बात करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट, सल्फेट एंड मेनी अदर के, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेक्शन के। तो देखो, एनिमल्स की बॉडी में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल आयंस जो है वो इकट्ठे होते हैं। इसके इकट्ठे होने का कारण ये होता है कि बॉडी में या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान ये रिलीज होते हैं, या इनको अधिक इंटेक करने पर ये बॉडी के अंदर आ जाते हैं बड़ी मात्रा में के। और ये दिस सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली, और इन मटेरियल्स को हमें या तो पूरी तरीके से बाहर निकालना होता है या आंशिक रूप से बाहर निकालना होता है। और एक्चुअली में क्या होता है, जैसे सॉल्ट की बात करें तो मिनरल सॉल्ट को हम पार्शियली बाहर एक्सक्रीट करते हैं के, जबकि जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसको हम अधिकांश हिस्से को बाहर करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है क्या मेटाबॉलिक कंडीशन है के। इसमें से अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स के। तो एनिमल जिन नाइट्रोजनस वेस्टेज को जो है वो मुख्यतः रिलीज करते हैं, बाहर मुक्त करते हैं, वो होते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्लियर बेटा, ठीक है ना, ठीक। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म and require large amount of water for its elimination, where uric acid being the least toxic and can be removed with a minimum loss of water के। इंपॉर्टेंट बात है इसके। तो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है, इसको बाहर नहीं रिलीज करने के लिए यू नीड मोर वाटर के, जबकि यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर से उसको बाहर रिलीज कर सकते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब ये कि अब जो हमने आपसे कहा था कि द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज दी अमोनोटाइलिस के, तो अमोनिया को बाहर रिलीज करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, अमोनोटाइलिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटाइलिस। तो अमोनोटाइलिस का मतलब है अमोनिया को बाहर रिलीज करना, ठीक है, क्लियर। और मैनी बोनी फिशेस के, कई सारी मछलियां जो बोनी फिशेज हैं, जो मॉडर्न फिशेज हैं, बोनी फिशेज हैं, और एक्वाटिक एम्फीबियंस हुए और एक्वाटिक इंसेक्ट हुए, वो अमोनोटैलिक होते हैं नेचर में के। जो पानी में रहेगा ना बेटा वो अमोनोटैलिक रहेगा, एक्सेप्ट कार्टिलेजस फिशेज के। जो शार्क होती है, शार्क इज ए यूरियोटैलिक, यूरिया रिलीज करती है, वो कार्टिलेजस फिश होती है, ठीक है। जो एम्फीबिया है, फ्रॉग का टेडपोल जो है वो अमोनोटैलिक होता है, लेकिन एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो यूरियोटैलिक होता है, जमीन पर रहता है वो, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। मैनी बोनी फिशेस, कई सारी ऑस्टिक्थियस बोनी फिशेस, रोहू की बात करें, कतला की बात करें, दे आर अमोनोटैलिक के। एक्वाटिक एम्फीबियंस, हम फ्रॉग के टेडपोल की बात करें, ऐसे एम्फीबिया की बात करें जो पानी में रहते हैं, वो अमोनोटैलिक होते हैं के। फिर एक्वाटिक इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो पानी के अंदर पाए जाते हैं के, तो वो क्या होते हैं बेटा, वो सब अमोनोटैलिक होते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए, फिर मैंने आपसे कहा कि अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्युबल एंड इज जनरली एक्सक्रीटेड
by diffusion across the body surface and through gill surface in fish as ammonium ion। ठीक है, याद रखना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा ना कि अमोनिया हाईली सॉल्युबल होती है, तो वो आसानी से जो है वो गिल्स के थ्रू, मछलियां जब जो है रेस्पिरेशन में अपनी गिल्स का यूज करती ना, तो गिल्स के थ्रू भी अमोनिया बाहर निकल, क्योंकि बिकॉज इट्स ये आयनिक फॉर्म में होती, गैस के फॉर्म में होती के, तो आसानी से बाहर निकल जाती के, तो ये गिल की सरफेस से उसको आसानी से बाहर रिलीज कर सकते हैं के। ठीक है, तो अमोनिया वाटर में रेडिली सॉल्युबल होती है के, और ये आसानी से डिफ्यूज बॉडी सरफेस से इजीली डिफ्यूज हो सकती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बोनी फिशेस के अंदर, एक्वाटिक एम्फीबियंस के अंदर और एक्वाटिक इंसेक्ट के अंदर द किडनीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी किडनी ऐसे स्ट्रक्चर की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो जनरल सरफेस से भी अमोनिया को बाहर रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो किडनीज do not play any significant role in its removal, very very IMP, किडनी इनके रिमूवल में कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। क्लियर? देखिए ना, हम देख रहे हैं एक फिश को देख रहे हैं, तो देखिए ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस के, अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन फूड के, अपटेक ऑफ सॉल्ट आयन बाय द गिल्स के। तो क्या होता है, देखो तरीका के, यानी अपने गिल्स के थ्रू ये सॉल्ट आयन को अंदर ले सकती हैं। ठीक है, ऑस्मोटिकली वाटर को अपने गिल्स के थ्रू अंदर ले सकती है उठ के, और जो फूड लेती है वाटर के थ्रू, फूड भी ये वाटर के थ्रू लेती है, तो आयंस और वाटर जो है वो फूड के थ्रू, माउथ के थ्रू भी अंदर आता है इसमें के। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो बॉडी में आता है उनको ये वो अपने डाइल्यूट यूरिन के फॉर्म में किडनी से बाहर निकालती है। तो बेसिकली जो किडनी होती है इनमें मछलियों में, उसका काम होता है जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको जो है डाइल्यूट यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देना के, और अमोनिया को निकालने के लिए मेजर रोल तो प्ले करता है गिल्स, गिल्स के थ्रू मछली अमोनिया बाहर निकल जाती है, कुछ एक छोटा हिस्सा जो है वो किडनी के थ्रू निकलता है बाहर। ठीक है, देखिए फंक्शन ऑफ द गिल्स, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो बेटा हम थोड़ा सा हम चैप्टर से बाहर निकले, एनिमल किंगडम वाले हिस्से में पहुंच रहे कि गिल्स, जो मछलियों में गिल्स है उसके फंक्शन, क्योंकि देखो यहां पर मैंने आपसे कहा यहां पर किडनी इज नॉट वेरी, यानी किडनी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जितना सिग्निफिकेंट यहां पे गिल्स है, क्योंकि गिल्स जो होता है Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. वो एक ऐसा सरफेस है जो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। ठीक है ना बेटा? When water is passed over the gills, oxygen is absorbed and carbon dioxide and ammonia is exhaled। के देखो जैसे गिल्स पर से वाटर क्रॉस पार करता है तो हम क्या देखते हैं बेटा, गिल्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस के समान होते हैं के, बेसिकली समान नहीं, रेस्पिरेटरी सरफेस ही होते हैं गिल्स। क्या जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं ऐसी मछलियों में गिल्स होते हैं। क्लियर? तो गिल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और CO2 और अमोनिया को बाहर रिलीज करते हैं। 75% ऑफ द अमोनिया एक्सक्रीटेड बाय फिश इज थ्रू द गिल्स के, एंड सोचिए किडनी का रोल बड़ा कम है यहाँ पे के, 75% अमोनिया जो है वो मछलियां अपने गिल्स के थ्रू बाहर निकाल देती है के। गिल्स जो होते हैं मछली को ऑस्मो रेगुलेट करने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं के, एंड जो ऑस्मोटिक प्रेशर मछलियों की बॉडी के अंदर है उसको मेंटेन करने में भी गिल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं के। दे आर कवर्ड बाय बोनी फ्लैप कॉल्ड द अपरकुलम। जो बोनी फिशेज होती है उनमें गिल्स के ऊपर एक कवर होता है, हम अपरकुलम कहते हैं, और ये कवर जो है हमको कार्टिलेजनस फिश में देखने नहीं मिलता है के। Each gill consists of a bone arch with filament extending to right angle to the arch। तो हमने आपसे कहा गिल्स जो होते हैं वो पट्टी के समान, लेमिनी के समान होते हैं बेटा, और ये जो है एक प्रकार से बोनी आर्च पर से जुड़े होते एक तरीके से फिलामेंट के समान लंबे लंबे से स्ट्रक्चर होते हैं जो जिसके कारण रेस्पिरेटरी सरफेस कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, और गिल्स हेल्दी गिल्स जो होते हैं वो ब्राइट रेड कलर के होते हैं और एक दूसरे से वो चिपके हुए से नहीं होते। आपको बता दूं मैं, जो लोग मछली खाते हैं ना तो मछली को पकड़ते हैं, मछली के गिल्स को चेक करते समझ जाते हैं कि मछली फ्रेश है या ओल्ड पुरानी मछली है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम गिल्स से के, हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन की बात करते हैं, स्थलीय अनुकूलन, हिंदी में बोलेंगे इसको स्थलीय अनुकूलन के, मतलब लैंड पर रहने की कंडीशन, स्थलीय अनुकूलन की बात करते हैं बेटा। ठीक है, नेसेसिएट
द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्टेज लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर के। अब जो एनिमल जमीन पर रहते हैं उनके पास उतना अधिक वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं होता है जितना मछलियों के पास या जो बोनी फिशेस के पास होता है, या जो एक्वाटिक इंसेक्ट है उनके पास में होता है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल के पास में होता है। तो वैसी कंडीशन में वो अपनी बॉडी के वाटर को रिटेन करना चाहते हैं, तो उनको लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट चाहिए बाहर रिलीज करने के लिए, वो होते हैं यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है ना। मैमल्स मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस के, देखो मैंने आपसे कहा ना बेटा, जो एक्वाटिक एम्फीबियन होगा वो अमोनोटेलिक होगा, जो फ्रॉग का टेडपोल होता है वो अमोनोटेलिक होता है, और एडल्ट फ्रॉग जो है वो यूरोटेलिक होता है, ठीक है। मैराइन फिशेज जो होती है, समुद्री मछलियां जो होती है, बेसिकली वो यूरिया को रिलीज करती है, और दे आर ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स के, उनको क्या बोलते हैं, इनको हम यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं। तो यूरिकोटेलिक एनिमल क्या होते हैं, ये यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं। इसमें क्या शामिल है, मैमल्स शामिल है, इसके अंदर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन शामिल है, और समुद्री मछलियां शामिल है। बेसिकली मेनली होती है वो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है, ठीक है, क्लियर। देखिए आप यूरिया, तो यूरिया एज कंपेयर टू अमोनिया इज कंपेरेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर के। याद रखिए यूरिया अमोनिया की तुलना में वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, इट इज हैविंग द लार्जर मॉलिक्यूल के। और यूरिया क्या कैसे बनता है आप देखिए, तो यूरिया बनता है कैसे बेटा कि जो है वो मैंने कहा NH2CO NH2 इज द यूरिया, NH2CO NH2 इज द यूरिया के। तो दो एमिनो ग्रुप और एक CO2 के मिलने पर यूरिया बनता है के, क्लियर। और ये प्रोसेस कहां पर होती है, ये लीवर में होती है। और याद रखिए, और इसको बनाने के लिए आपको लीवर को बड़े पैमाने पर एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो बेसिकली ये जो है वो इसको हमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करते हैं के, तो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम इस टॉक्सिक प्रोडक्ट को बाहर निकाल सके। यदि हम ये एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये टॉक्सिक केमिकल एमिनो जो ग्रुप या अमोनिया जो है वो आपकी सेल्स को डैमेज कर सकता है, जीव को मार सकता है कि इसलिए जो है किडनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ के। तो यूरिया जो होता है उसको फिल्टर करने का काम किसका होता है, वो किडनी का होता है के। और ये इसको जो है वो ब्लड से कलेक्ट करता है यूरिया को, और यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकालता है। तो यूरिया बनता कहां है, यूरिया बनता है लिवर में। कैसे बनता है, CO2 को एमिनो ग्रुप से ऐड करते हैं तो NH2CO NH2 बनता है जो कि यूरिया होता है, क्लियर, ठीक है। फिर अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म is converted into urea in the liver, that is very important। कहां होता है ये कन्वर्जन, ये कन्वर्जन होता है लिवर में। यानी सारे टॉक्सिक केमिकल से डील करने का काम है लिवर का प्राइमरी के। तो लिवर ने क्या किया, उसने जो एमिनो एसिड का डीएमिनेशन किया, एमिनो ग्रुप को बाहर निकाला और CO2 को उसमें ऐड किया और यूरिया को उसने बनाया लिवर नेट के, ठीक। और इसको ब्लड में रिलीज कर देगा, और फाइनली ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करने का काम और बाहर निकालने का काम किसका है, वो किडनी का है। तो किडनी का काम क्या है कि जो यूरिया जो है वो लिवर ने बनाकर दिया है उसको ब्लड में से छानकर और उसको यूरिन बनाकर बाहर रिलीज कर देना है, ठीक है। क्या लिखा इसमें, ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into blood which is filtered and excreted out by the kidney। क्लियर बेटा, याद रखना मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पूरा का पूरा 100% यूरिया किडनी बाहर नहीं निकालती है, क्योंकि उसको अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बनाए रखना होता है। और यूरिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द ऑस्मोलिटी ऑफ द किडनी। अब ये बात कहां समझेंगे हम इसको आगे, जब हम जो है वो किडनी के फंक्शंस को देखेंगे ना, कैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है, कैसे कॉन्सेंट्रेशन का फर्क पड़ता है, वहां हम बात करेंगे। अभी लिख लेते हैं यहाँ पे, हम पढ़ लेते हैं। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी, व्हाई। अब दिस इज द क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है, कि दिस इज द क्वेश्चन कि किडनी जो है वो 100% यूरिया बाहर नहीं निकालती है, कुछ अमाउंट यूरिया का अपने पास रखती है। ऐसा वो क्यों करती है, और ऐसा वो इसलिए करती है ताकि एक डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑस्मोलिटी मेंटेन रहे। एक निश्चित प्रासरण जो है वो ऑस्मोटिक क्षमताएं, निश्चित जो है वो प्रासरणी क्षमताएं या ऑस्मोटिक एबिलिटी जो है वो किडनी की मेंटेन रहता है। किडनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को वापस से रिक्लेम कर सके। किडनी का एक काम ये भी है कि एक्सेस वाटर को बाहर निकलने से भी रोकना होता है उसको, क्योंकि यूरिन बनेगा तो शुरू में यूरिन डाइल्यूट होगा, तो उस यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वाटर को वापस से अंदर लेना पड़ेगा, और वापस से वाटर को अंदर लेने के लिए किडनी को अपना कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, और उस कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर रखने के लिए यूरिया का वो यूज करती है, जिसको वेस्टेज में आप बाहर निकाल रहे हैं उसमें से कुछ वेस्टेज का रीयूज कर लिया है ना। तो बड़ा इंटेलिजेंट काम करती है किडनी, ठीक है।
देखिए हम देख रहे हैं किडनी, तो आप देखिए कि जो आपको दिखाई पड़ रहा है ह्यूमन किडनी दिखाई। एक बात बताइए कि आप देख रहे हैं कि जो आपको यदि ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो है जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी की तुलना में थोड़ी सी नीचे की ओर के, लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड के। ऐसा क्यों है? ठीक है, फिर आप देखिए किडनी के ऊपर आपको एक ग्लैंड जुड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, वो ग्लैंड क्या है सोच के बताइएगा मुझे के। ठीक है, आपने बचपन से देखा है इस चित्र को उठ के। ठीक है, हम हालांकि हम किडनी का एक एक हिस्सा बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी आपकी बारी, आप सोच के मुझे बताएंगे इस बारे में। ठीक है, चलिए। रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स हुए, लैंड स्नेल्स हुए, जमीन पर चलने वाले घोंगे स्नेल्स मोलस्कन हुए, इंसेक्ट्स हुए जमीन पर रहने वाले, दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्टेज एज यूरिक एसिड इन दी फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। याद रखना कि ये इनकी जो इनकी जो यूरिन होते हैं, जो यूरिन जो है आपकी रेप्टाइल्स की जो यूरिन है, बर्ड्स की जो यूरिन है, लैंड स्नेल्स की यूरिन है, इंसेक्ट की यूरिन होती है, ये होती है सेमी सॉलिड यूरिन होती है। सेमी सॉलिड यूरिन का मतलब है कि ये एक प्रकार से पेस्ट के रूप में होती है। ठीक है, एक प्रकार से हम बात है जेली के समान पेस्ट के रूप में होती है, और इसमें होता है यूरिक एसिड। ठीक है ना, क्लियर। और इसका खास बात होता है कि इससे मिनिमम लॉस ऑफ वाटर का लॉस कम होता है इसमें के। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? यूरिकोटैलिक एनिमल कहते हैं। तो याद रखिएगा, यूरिकोटैलिक एनिमल जो होते हैं वो उनका जो वेस्टेज होता है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, जो कि एक प्रकार से जो है वो पैलेट या पेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, सेमी सॉलिड यूरिन होती है। देखिए दी हम देख रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है हमें यूरिक एसिड, दिस इज द लीस्ट टॉक्सिक। क्या? और इसको बाहर निकालने के लिए यू डोंट नीड मच वाटर, आपको बड़ी मात्रा में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ठीक। तो अब हम देखते थे, चलो एक काम करते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं कि क्या मेटाबॉलिक वेस्टेज है, क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम में का वेस्टेज है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, किस तरह के हैबिटेट वाले एनिमल में देखने मिलेगा, और कौन उसको एक्सक्रीट करता है। ठीक है ना, कौन से और एनिमल में हमको ये देखने मिलता है, हम उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, क्लियर। बेटा देखो टेबल ये आप स्क्रीनशॉट लेके बना लोगे, लिख लोगे ना, दैट इज वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, अमोनिया वेस्टेज का नाम, नंबर 1 वेस्टेज है अमोनिया के। तो अब एक पहले तो मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा सा बकायदा कॉलम क्रिएट करता हूं ताकि आपको जो है वो आसानी रहे। ठीक है, ये मैंने कॉलम बना दिया अलग अलग इसमें, है ना। ठीक, पहला वेस्टेज है अमोनिया, एडवांटेज है इट प्रोड्यूस विथ लिटिल, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि अमोनिया जैसे ही बनते वैसे का वैसे अपने गैसेस फॉर्म में बाहर निकाल दिया, तो यू डोंट नीड मच एनर्जी फॉर द कन्वर्जन इनटू द यूरिया एंड द यूरिक एसिड। ठीक है, ठीक। फिर डिसएडवांटेज क्या है? इट इज वेरी टॉक्सिक इन कॉन्सेंट्रेशन, वेरी टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक होती है बेटा, जहरीली होती है, और इसको निकालने के लिए आपको बड़ी मात्रा में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसलिए आपको जो अमोनिया रिलीज करने वाले एनिमल है वो आपको वाटर वाले हैबिटेट में देखने मिलेंगे। एग्जांपल इसका मैराइन एंड फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, बोनी फिशेस, एम्फीबिया के लार्वा, एंड जो है क्रोकोडाइल जो है वो इसको जो वाटर में, तो अभी हम इसको, चूंकि इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, हटा दे इसको, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फिर यूरिया की बात करते हैं, यूरिया इज द लेस टॉक्सिक के देन अमोनिया, इट नीड लेस वाटर टू एक्सक्रीट इट के, और ये आप इसको बनाने के दौरान हमको थोड़ी मात्रा में जो है वो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ये इसका डिसएडवांटेज है के। और ये आपको लैंड और सी के एनिमल में यूरियोटेलिक एनिमल आपको देखने मिलेंगे, जमीन पर रहेंगे और समुद्र के अंदर रहेंगे। तो एडल्ट एम्फीबिया हुए, टर्टल्स हुए, मैमल्स हुए, जो है वो देयर आर लॉट्स बोनी फिशेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द ओशियन, समुद्र में मिलने वाली बोनी फिश हुए, काइटिलिनस फिश हुए, उनमें यूरिया आपको रिलीज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, फिर यूरिक एसिड की बात करते हैं। यूरिक एसिड का एडवांटेज ये है कि वेरी लिटिल वाटर इज एक्सक्रीटेड विद इट, इसको बाहर रिलीज करने में वाटर का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन इसको बनाने में आपको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, दैट इज द डिसएडवांटेज के। और ये आपको लैंड एनिमल में देखने मिलता है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, और जो है आपको गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो स्नेल्स होते हैं जमीन पर चलने वाले, उनमें आपको देखने मिलता है। वन मोर वेस्टेज जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो है ग्वानिन के। एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट है, दिमाग में रखना है ग्वानिन जो होता है, इट इज रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक
ये भी नॉन टॉक्सिक होता है और ये काफी कम वाटर के साथ इसको रिलीज कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाने में अगेन यू नीड मोर एंड मोर एनर्जी के। और ये आपको देखने मिलता है ऐसे एनिमल में देखने मिलता है जो जमीन पर तो रहते हैं पर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पानी ना के बराबर है, पानी काफी कम है वहां रहते हैं के। और ये आपको मकड़ियों में देखने मिलता है, आपको ये स्कॉर्पियंस में देखने मिलता है और स्पाइडर्स में, और स्कॉर्पियन मकड़ियों में और बिच्छू में आपको देखने मिलता है। तो मकड़ी और बिच्छू का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है बेसिकली वो होता है ग्वानिन होता है, ठीक है। दिस इज एन एक्स्ट्रा स्टोक पॉइंट, यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है। अगेन नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, ठीक है, इट इज द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, ठीक है। यानी इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप क्या, और आपको बताना है एनिमल रिक्वायरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस यूरिन आर्ट के। याद रखिए वे कौन से एनिमल हैं जिनको यूरिन को बनाने के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल्स रिक्वायरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस यूरिन इज आर्ट, ठीक है। यूरिन को बनाने के लिए किन एनिमल को सबसे कम मात्रा में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको इन चारों में से उत्तर देना है। ऑप्शन ए है यूरियोटैलिक, ऑप्शन 2 है एमिनोटैलिक, ऑप्शन 3 है यूरिकोटैलिक और ऑप्शन 4 है कीमोटैलिक। एंड आई वांट आंसर के मुझे आप आंसर जो है वो कमेंट में लिख भेजिएगा, है ना। बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा आपसे मैं, क्लियर, ठीक है। चलिए फिर इतना हम जानते हैं बेटा कि एनिमल किंगडम में हमको ए वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, पढ़े हमने कई सारे बेटा यहां बैठ के, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, वेयर आर इनवर्टिब्रेट्स दे हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन द किडनीज के। देखो बेटा हम जानते हैं एनलिडा में भी देखा था, नेफ्रिडा के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें आपको सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं उनके, और वर्टिब्रेट्स में आपको किडनीज देखने मिलती हैं, ठीक है, क्लियर। तो जिसे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के ये जो इंफॉर्मेशन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनिमल किंगडम में ये इंफॉर्मेशन के बारे में हमने काफी बात किया हुआ है और एग्जामिनर कई बार इस पर क्वेश्चन करता है, मैच दी कॉलम देता है, टेबल मैच करने को देता है, और एग्जामिनर कुछ भी देता है, हमको तो बेटा एग्जाम में फोड़ के आना है, अच्छा करके आना है। देखो एक बात मैं हमेशा आपसे कहता हूं, दिमाग में बात डाल लो चीज के कि आपके अंदर इतना पैशन होना चाहिए अपने गोल को लेके, लक्ष्य को लेके, कि एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा वहां हम अच्छा करके आएंगे आपके। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एग्जाम से डरते हैं हमके, देखो डरते कब है, जब हम परिणाम को जोड़ते थे असफलता से कि हम असफल रहेंगे। मतलब ये कि हमने एक डर को बैठा लिया है कि हम एग्जाम देंगे, नहीं होगा, पहले भी मेरा नहीं हुआ, अभी मेरा नहीं होगा, देखो उसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, के फिर मैं तो कोचिंग भी नहीं कर रही हूं क्योंकि मैंने कोचिंग अब आपको तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग, जो लोग बायोमेंटर से जुड़े हुए हैं, लगातार लेक्चर देख रहे हैं, वो भी ये बोलते हैं सर मैं केवल बायोमेंटर पर डिपेंडेंट, मैंने कोई कोचिंग नहीं कर रहा। अरे भैया तो बायोमेंटर क्या, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई कथा बाच रहे हैं या यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग टू यू। अब तुमको 2 लाख रुपए देके मजा आता है कोचिंग पढ़ने में, तो भैया 2 लाख रुपए जो है हम अकाउंट नंबर दे देते हैं, डाल दो उसके अंदर, तो तुमको यही बायोमेंटर मजा आने लगेगा कि बहुत अच्छी कोचिंग है। तो ठीक है, तुमको और मजा आता है तो तुम हमसे मांग लो पेन ड्राइव, चलो ठीक है हम बेचते नहीं है, हालांकि हम लोग लेक्चर बेचते नहीं है, आप हमको दे दो 30, 40, 50 हजार रुपए, हम आपको भेज देते हैं, चलो सीडी में लेके या पेन ड्राइव में लेक्चर भेजते हैं कि देखो भैया देखो 40 हजार रुपए देके पढ़ लो, मजा आएगा। कोचिंग का फील कब आता है, जब पिताजी परेशान हो, जब प्रोविडेंट फंड का पैसा निकले, ठीक है, जब जो है वो घर की बची सेविंग का इस्तेमाल करें, थोड़े घर वाले परेशान हो, तो देन वी फील कि आई एम टेकिंग कोचिंग, सब परेशान है ना, आई एम टेकिंग कोचिंग, सब परेशान चल रहे हैं ना क्योंकि मैं कोचिंग ले रहा हूं। अरे भैया ये कोचिंग ही है ना। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ये जो है वो आदमी पागल है, ये आता है रोज 12 बजे पढ़ाने के लिए, जब भी जो भी टाइम है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, अरे भैया ये कोचिंग है, इतना जरूर है कि दिस इज द ओनली कोचिंग जहां पर हम जो है आपसे बोलते हैं ना कि आपको ज्ञान, आपका जो सपना है उस सपने में पैसा बाधा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अब आप बोलोगे सर इसमें क्या स्वार्थ, क्या है, क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या मिल रहा है की चिंता नहीं करते हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं। मुझे ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है ना, ये सिस्टम उन बच्चों के कारण चल रहा है। मेरा सच में उन सभी बच्चों को मैं जो है प्रणाम करता हूं, उन बच्चों को मैं जो है वो थैंक्स बोलता हूं, दोनों हाथ जोड़ के थैंक्स बोल रहा हूं, हु आर दी सब्सक्राइबर ऑफ बायोमेंटर्स ऑनलाइन, के
who took the subscription, who are giving the online test, who are taking the डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं, जो आपका बूस्टर शीट सॉल्व करते हैं, जो परफॉर्मेंस शीट को पढ़ते हैं, और जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो है वो एक नॉमिनल सा अमाउंट देते हैं ना, क्योंकि वही अमाउंट है जिससे हम पूरा का पूरा सारा सेटअप चला पाते हैं। अदरवाइज हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, एंड वी आर नॉट अंबानी, इसकी हमारे पास इतना कुछ है कि हम फ्री में लगा देंगे और उसके बाद बोलेंगे अब आया मौका चार्ज देने का। तो हम लोग वो नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हम जो है वो जो कर रहे हैं वो अपनी पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, पूरे मनोबल से अपने पूरे मनोबल को लगाकर एक साथ पूरे कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहते हैं शिक्षा में क्रांति हो, और जो है वो बच्चों को की मंजिल सपनों के बीच में ये 2 लाख 1.5 लाख रुपए बाधा ना बने। हम इतना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं विरोध करते किसी का, जो अफोर्ड कर सकते हैं दे शुड गो फॉर द ऑफलाइन कोचिंग, दे शुड गो टू द क्लास के। लेकिन जिसके पास द्रोणाचार्य और एकलव्य का जो संबंध था ना, एकलव्य के पास द्रोणाचार्य अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, लेकिन मूर्ति बना के सीखा वो, ठीक है। उस जमाने में यदि YouTube होता तो द्रोणाचार्य से जो है एकलव्य YouTube पर पढ़ लिए होते, ठीक है ना। तो और ऐसे कई एकलव्य बन गए होते, ठीक है। तो इसलिए प्लीज टेक इट सीरियसली, जो पढ़ रहे हो, जो बता रहा हूं उसको गंभीर, और अपने सपनों को जो है वो अब देखो आपके सामने कोई संसाधन बाधा नहीं बनना चाहिए, कोई चीज रिसोर्सेस कम था इसलिए सर आपका सपना है बड़ा है, ड्रीम बड़ा, उसके लिए जमकर मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो आता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को मैच करने का। तो प्रोटोजोआ में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो इट इज ड्यू टू द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपल डिफरेंस होता है। और यदि अमीबा की बात करें तो अमीबा में कई बार हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने मिलता है, पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने मिलता है, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो संकुचनशील धानी बोलते हैं हिंदी में। ये कॉन्ट्रैक्ट लगातार जो है वो पंपिंग एक्टिविटी करता है, उसके आसपास माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठा होते हैं और ये एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में काम करते हैं। जो हमारी बॉडी में किडनी है ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व है, वो उनकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम कर रहा होता है, ठीक है। फ्लैटवर्म की बात करते हैं, प्लेनरिया फ्लैटवर्म की बात करते हैं, ठीक है। प्लेटीहेलमिंथस की बात करते हैं, उनमें हमको फ्लेम सेल्स देखने मिलती है। वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, उनमें फ्लेम सेल्स देखने मिलती है, और ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर अर्थवर्म की बात करते हैं हम, ठीक है। केचुए की बात करते हैं हम, एनिलिडा की बात करते हैं, उनमें नेफ्रिडिया देखने मिलता है हमें, नेफ्रिडिया से होता है, और थ्रू द जनरल स्किन ऑल्सो, स्किन की सरफेस से भी एक्सक्रीशन उनको देखने मिलता है, ठीक है। इंसेक्ट की बात करें हम, ग्रास होपर की बात करें हम, इंसेक्ट की बात करें तो उसमें मेल्पिजन टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ट्रैकी होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होता है जो कि एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्रे फिश की बात करें हम तो उसमें किडनीज होती है, गिल्स होते हैं। ह्यूमंस के अंदर लंग्स, स्किन, लिवर, किडनी, ये दे ऑल, हाँ बिल्कुल से, जो स्किन होती है इट आल्सो रिमूव सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट, के वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक छोटा हिस्सा होती है, के लिवर जो है वो तो इन्वॉल्व है इसके अंदर, के लंग्स, अरे CO2 को बाहर निकालना वो भी एक्सक्रीशन है, एक तरीके से वो भी एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म का एक हिस्सा है, के। तो हमने क्या कहा कि लंग्स हुए, स्किन हुआ, लिवर हुआ, किडनी हुआ, ये भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं, के। और सांप में, स्नेक्स में किडनीज होती है, तो ये क्या है, ये सब एनिमल्स के अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगेन कम टू दी एनसीईआरटी, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स वेरी वेरी IMP आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेलमिंथस, फ्लैटवर्म प्लेनेरिया में देखने मिलता है, रोटीफर में देखने मिलता है, कुछ एनिलिडा में देखने मिलता है, और साथ में जो है वो सेफेलोकॉल्टा एम्फियोक्सस में देखने मिलता है। और ये दिमाग में रखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये एक बाउंसर क्वेश्चन होगा कि सेफेलोकॉल्टा एम्फियोक्सस में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है फ्लेम सेल्स, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो आंसर वहां पे दी ऑप्शन में प्लेटीहेलमिंथस दे रखा हो और ऑप्शन बी दे रखा हो प्लेटीहेलमिंथस एंड द सेफेलोकॉल्टा, तो बोथ दोनों वाला आंसर लगाएंगे, दैट इज मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं प्लेटीहेलमिंथस के, रोटीफर्स के, ठीक है, कुछ एनिलिडा के, और बेसिकली सेफेलोकॉल्टा एम्फियोक्सस के, वेरी वेरी IMP, ठीक है। एनसीईआरटी का कोई पॉइंट भूलना नहीं है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। तो प्रोटोनेफ्रिडिया का संबंध बेसिकली किससे होता है, वो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने से होता है। ऑस्मो रेगुलेशन से उसका संबंध होता है बेसिकली कि बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कितना है, वाटर कंटेंट कितना, उसको मैनेज करने में, कितना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैनेज करने में ये रोल प्ले करते हैं। तो बॉडी के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करना, वाटर कंटेंट को मैनेज करना, दैट इज दी ऑस्मो रेगुलेशन, क्लियर। चलिए, तो अभी क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं ये फ्लेम सेल्स,
प्रोटोनेफ्रिडिया। तो फ्लैट वर्म जो होते हैं वो प्रोटोनेफ्रिडिया का यूज करते हैं, और वाटर जो होता है वो स्टोर होता है इनके एक्सक्रीटरी पोर, वेस्टेज स्टोर इन द एक्सक्रीटरी पोर एंड ड्रॉन आउट बाय वाटर एनवायरनमेंट के। तो वाटर के साथ में ये वेस्टेज को बाहर रिलीज करते हैं। तो दीज आर दी जो आपको इमेज में दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि आपको दिखाई पड़ रहा है जो है वो फ्लैट वर्म में आपको जो है ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया दिखाई पड़ रहे हैं, और ट्यूब्यूल्स के ऊपर आपको एक फूला हुआ हिस्सा दिखाई पड़ रहा है जो टर्मिनल एंड उसका फ्लेम बल्ब कहते हैं उसके। और फ्लेम बल्ब जो होते हैं वो वास्तव में जो है आप देखेंगे वो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, क्लियर? आगे बढ़ते हैं आपके। फिर नेफ्रिडिया आर दी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड द अदर एंडेड के। तो अर्थवर्म के अंदर और दूसरे एंडेड के अंदर आपको नेफ्रिडिया देखने मिलते हैं के। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्टेज एंड मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। तो नेफ्रिडिया भी ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं, ये नाइट्रोजन वेस्टेज को भी रिलीज करते हैं। और आप समझ लीजिए जैसे नेफ्रिडिया बने ना एनिलिडा के अंदर, यहां से हम ऐसा मानते हैं किडनी बनने की शुरुआत हो चुकी थी, यहां से किडनी बनने की तरफ हम बढ़ चुके थे इवोल्यूशन के दौरान। ठीक है ना। मेल्पिजियन टिब्यूल जो इंसेक्ट में होते हैं बेटा, वेरी आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग द कॉकरोचेस के। तो कॉकरोच के अंदर जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, मेल्पिजियन टिब्यूल होते हैं बेटा। कई सारे इंसेक्ट में आपको मेल्पिजियन टिब्यूल्स देखने मिलते हैं। क्लियर? ठीक है, देखिए अर्थवर्म जो है नेफ्रिडिया का यूज करता है किसको बेटा, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए के। और ये इमेज हमने जब अर्थवर्म पढ़ रहा तब भी देखा था, एनिलिडा पढ़ा तब भी देखा था हमने कि जो है इसके अंदर हमको क्या होता है, हमको ट्रू मेटामॉलिज्म देखने मिलता है। तो हर अर्थवर्म की बॉडी के हर सेगमेंट में आपको एक नेफ्रिडिया देखने मिलेंगे इसे। ठीक है, फिर आप देख रहे हो आपको दिखाई पड़ रहा है इंसेक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो इंसेक्ट में मेल्पिजियन टिब्यूल होते हैं, और ये मेल्पिजियन टिब्यूल जो होते हैं ये बेसिकली जो है वो नाइट्रोजन वेस्टेज को बाहर निकालने में रोल प्ले करते हैं। और इंसेक्ट में जो नाइट्रोजन वेस्टेज बाहर निकलता है वो यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकलता है, जो कि एक पैलेट के रूप में होता है, एक पेस्ट के रूप में होता है। ठीक है, ठीक। मेल्पिजियन टिब्यूल हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज एंड द ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, फिर याद करो प्रॉन्स के अंदर होती है ग्रीन ग्लैंड, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको ऑलरेडी एनिमल किंगडम में के। तो एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड जो होती हैं ये भी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं, ये क्रस्टेशियंस में देखने मिलती है, एंड क्रस्टेशियन में देखने मिलती है, प्रॉन्स के अंदर ये हमको ये देखने मिलती है। ठीक है, क्लियर? देखिए ये देख रहे हैं आप ग्रीन ग्लैंड के, तो आप देख रहे हैं इसमें कि आपको दिखाई पड़ रही है ग्रीन ग्लैंड, जिसमें कि आपको ब्लैडर, ट्यूब्यूल और लेब्रिंथ वाला पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं आपके। और दिस इज द ग्रीन ग्लैंड जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व थी प्रॉन्स। याद रखिएगा बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉन्स क्रस्टेशियन होते हैं, और क्रस्टेशियन या प्रॉन के में जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए ग्रीन ग्लैंड हमको देखने मिलती है। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इतना बताने के बाद क्वेश्चन तो करूंगा मैं के। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। आज मैं बीच बीच में, क्योंकि पहला लेक्चर ना, तो हर बार मैं लेक्चर के पहले क्वेश्चन करता हूं, अभी मैं बीच बीच में क्वेश्चन करूंगा आपसे। आपको टेबल मैच करनी है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है, एंड यू हैव टू मैच इट, के आपको उसको मैच करना है बेटा। ठीक है ना। कॉलम 1 में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और ऑर्गन रखे, कॉलम 2 में एनिमल रखा है, तो मैच कीजिए के ऑप्शन ए प्रोटोनेफ्रिडिया है, बी नेफ्रिडिया है, सी मेल्पिजियन टिब्यूल है, डी ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड है। और कॉलम 2 में एनिमल नंबर 1 है प्रॉन, एनिमल नंबर 2 है कॉकरोच, एनिमल नंबर 3 है अर्थवर्म, एनिमल नंबर 4 है फ्लैटवर्म। आपको मैच करना है, कौन बताएगा, कमांडो बताएगा के। ठीक है, यस, ठीक है, बताएंगे, चलो ठीक है ना। चलिए, तो अब आज का जो लेक्चर था बेसिकली वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सिस्टम का, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर था। यहाँ पे हमने केवल फंडामेंटल समझाने की क्या एक्चुअली होता क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अगले लेक्चर में हम बात शुरू करेंगे बेटा ह्यूमन किडनी के साथ हम बात शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, अंदर जाएंगे। ठीक है, तो अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के लेक्चर में हमने चैप्टर की सोल को टच करने की कोशिश की थी। पता नहीं कितना कामयाब मैं हुआ हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर की सोल तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक उसको समझने में दिक्कत होती है। एंड एवरी चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन बायोलॉजी के। हर चैप्टर में बेटा जो है एक आत्मा होती है चैप्टर की, उसको टच करना जरूरी है जहां तक पहुंचने के हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका एडवांटेज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कमांडो को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, सिलेक्ट होकर दिखाना है ना बेटा। अच्छे कॉलेज में टॉप रैंक पर हमको सिलेक्ट होकर दिखाना है ना बेटा के। और याद रखो, बार बार अपने आप से बात कहा करो कि आप किसी से कम नहीं है, आप कर सकते हैं। के बार बार अपने आप से कहा करो अब की बार नीट की बाधा पार। ठीक है, और हम होंगे मेडिकल कॉलेज में। ऑल द बेस्ट।
high. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.